नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस यानी कि जनरल अनिल चौहान ने आज एक बार फिर से मोदी सरकार की पोल खोली। एक तरीके से उन्होंने ये बताया कि मोदी सरकार जिस तरीके से युद्ध का सामना करती है अपने पुराने ध्वस्त सिस्टम्स के साथ, उस तरह से हमें सफलता नहीं मिलेगी। एक बार फिर से रक्षा मंत्री और मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम आज उन्हीं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया। उन्होंने आज क्या कहा, यह समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध को पुराने हथियारों से नहीं जीता जा सकता। जी हाँ, मैं रिपीट कर रही हूं। उन्होंने ये कहा कि आधुनिक युद्ध को पुराने हथियारों से नहीं जीता जा सकता। नई दिल्ली में ड्रोन और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी कि CUAS के स्वदेशीकरण पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। जनरल ने भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया। जनरल चौहान ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने मानव रहित ड्रोन और लाइट रिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय सेना ने इन्हें निष्प्रभावी कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने एक तरह से यह इशारा करने की कोशिश की है कि भारत को अपने पुराने रक्षा हथियारों को बदलना होगा। यानी कि रक्षा मंत्री को, मोदी सरकार को, जो कि मोदी सरकार स्वदेशी मेक इन इंडिया का बार बार हवाला देती रहती थी, तो आज मेक इन इंडिया की पोल लगता है जनरल अनिल चौहान ने ही खोल दी। अब मोदी जी से सवाल है यही कि जो ये कहते रहते थे कि भाई मेक इन इंडिया हम कर रहे हैं, तो आज सवाल ये है कि जैसे पाकिस्तान ने मानव रहित ड्रोन्स और लाइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया था, तो क्या हम अपने देश में अपने जो विदेशी निर्भरता है अपनी, उसको हम कम करके क्यों नहीं बना रहे? क्या मेक इन इंडिया फेल हो गया? ये एक सवाल है। दूसरा, अनिल चौहान ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन और हथियारों से भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकांश ड्रोन को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीके से निष्प्रभावी किया गया। सीडीएस ने इस बात पर जोर दिया कि ड्रोन आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर बन गया है और इनका इस्तेमाल हाल के संघर्षों में रक्षा संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण रहा है। यानी कि जहां तक ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, उसमें हम पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस बात को अनिल चौहान ने बखूबी यहां पर कहा है। जनरल चौहान ने विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करने की जरूरत पर बल देते हुए भी कहा है कुछ बात। अब मैं वो बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आयातित तकनीकों पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर करती है। हमें अपनी भौगोलिक और रणनीतिक जरूरतों के अनुसार स्वदेशी ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स विकसित करने होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ड्रोन की तकनीक का विकास भले ही क्रमिक रहा हो, लेकिन इसका इस्तेमाल युद्ध में क्रांतिकारी साबित हुआ है। अब चौहान ने भारत को हुए नुकसान की बात भी मानी। अब ये देखिए कैसे। सीडीएस जनरल चौहान कई महीने में इसलिए चर्चा में आए जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के नुकसान की बात मानी थी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में रॉयटर्स को दिए एक साक्षात्कार में ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमानों के नुकसान की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि उन नुकसानों को तुरंत दुरुस्त किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के काफी भीतर तक शक्तिशाली जवाबी हमले किए गए। सीडीएस जनरल चौहान के इंटरव्यू में यह खुलासा हुआ कि ऑपरेशन के दौरान फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं ने सेना की कार्यक्षमता को प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए चीन और अन्य देशों की तकनीक वाले ड्रोन अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे। इसके बावजूद गलत सूचनाओं के कारण सेना को अपनी रणनीति को बार बार बदलना पड़ा, जिससे अभियान की प्रभावशीलता पर असर पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि अभियान के दौरान फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के कारण सेना का लगभग 15% समय बर्बाद हुआ। ये कार्यशाला, जिसे मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ और सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज ने आयोजित किया था, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित थी। सीडीएस ने कहा कि आधुनिक युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए हथियारों को हल्का, तेज और अधिक प्रभावी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि पहले भारी और बड़े हथियार थे, अब वे हल्के, तेज और लंबी दूरी तक मार करने वाले हैं। ड्रोन और काउंटर यूएस तकनीक में भी यही बदलाव
जरूरी है। अब ये अनिल चौहान ने जो आज ये बातें कार्यशाला में कही हैं, क्या ये मोदी सरकार को वाकई में अटैक करती हैं, मोदी जी की पोल खोलती हैं, मोदी जी के मेक इन इंडिया को एक्सपोज करती हैं? आज इसी पर हम एक विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बातें अनिल चौहान ने कही हैं वो कितनी बड़ी बातें हैं, और क्या आज मोदी जी को एक बार फिर से उन्होंने बेनकाब करने का काम किया? जी, चौहान जी ने जो कहा, जिसको आपने अभी समझाया दर्शकों को सिलसिलेवार, और अखबार में भी शायद काफी कुछ मीडिया में कवरेज हुआ है, कल शायद अखबार में भी आएगा। वो देख के ना मुझे अपनी बचपन की दिवाली याद आ गई। तो बचपन में होता ये था कि हमारी दिवाली होती थी तो हमारे घर में पहले रात में 8 बजे तक तो लक्ष्मी पूजा वगैरह होती थी। उसके बाद पिताजी हमारे एक डब्बा पटाखा दे देते थे, और रात में 10 बजे हम पटाखा फोड़ने जब जाते थे तो एक डब्बा पटाखा था, तो शुरुआत में एक-एक हाथ में 2-2 3-3 फुलझड़ी लेके फोड़ते थे। 15 मिनट में लगता था कि मेरा सारा पटाखे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एक-एक करके छोड़ना शुरू किया। उसके बाद अगले 10 मिनट में वो भी खत्म हो जाता था। तो अंत में क्या करते थे, जो पटाखे थे ना उसके मसाले निकाल के उसमें आग लगा के देखते थे कि क्या हो रहा है। तो युद्ध भी जो होता है, युद्ध में भी हथियार इसी तरह से जैसे पटाखे खत्म हो जाते हैं ना, वैसे ही युद्ध में हथियार भी खत्म होते हैं। ये सीडीएस साहब ने कहा। अब देखिए, ऑपरेशन ये पूरा का पूरा चर्चा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो ऑपरेशन सिंदूर में कुछ चीजें हुई, सिलसिलेवार बताता हूं। इसमें से कोई भी चीज मीडिया ने या हमने आपने नहीं कहा है, ये पूरा का पूरा भारत सरकार या भारत की सेना ने कहा है। सबसे पहले 7 तारीख को जिस समय ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उस समय हमें बताया गया कि भारत ने 21 टारगेट पाकिस्तान में चिन्हित किए थे, 21 टारगेट आइडेंटिफाई किए थे टेररिस्ट कैंप्स के। उसमें से 9 पर बमबारी हुई। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जितना आपने टारगेट को आइडेंटिफाई किया था वो सबको आप नष्ट नहीं कर सके। इसका मतलब 12 आपसे छूट गए। तो ऐसा ही हुआ कि हमने 21 चोर मेरे घर के आसपास थे, मैंने देखा, उसमें से 9 को तो पकड़ लिया, 12 को नहीं पकड़ सका। इसका मतलब किसी कारण से 12 भाग गए, या मेरे मेरे पास उतनी क्षमता नहीं थी 12 को पकड़ने का। ये हमने नहीं कहा, ये भारतीय सेना ने कहा। उसके बाद 10 तारीख को एयर मार्शल भारती ने ये भी कहा कि कॉम्बैट होता है तो कुछ लॉसेस होते हैं, मतलब युद्ध होता है तो उसमें कुछ हानि भी होती है। ये भी हमने नहीं कहा, भारत की सेना ने कहा। अब 10 मई को ये भी सच है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के स्कार्दू से लेकर कराची तक काफी मिलिट्री टारगेट्स पर, सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। ये भी सच है, ये भी हम लोग सब कुछ जानते हैं। अब सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, ये भी कहा, सिंगापुर में शायद कहा था, कोई एक अंतरराष्ट्रीय डिफेंस क्या कहते हैं मीटिंग थी उसमें, कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो पहले 2 दिन के बाद ना भारतीय सेना ने थोड़ा अपना टैक्टिक्स बदल दिया। मतलब ये है कि 7 तारीख को आपने जिस टैक्टिक्स से शुरुआत की थी, 10 तारीख तक आपने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए। ये परिवर्तन क्या था? ऐसा क्या हुआ कि 7 तारीख को आपने 21 टारगेट को चुना था, उसमें से आप केवल 9 को हिट कर पाए और 12 आपसे छूट गया। और 10 तारीख को आपके अंदर इतनी क्षमता आ गई कि स्कार्दू, उत्तर में स्कार्दू से लेके दक्षिण में कराची तक पूरे पाकिस्तान पे 11-12 जगह जगह पर आपने बमबारी बहुत सफल ढंग से की। हमें पता है कि इसका मतलब ही ये है कि शुरुआत में भारत ने जिस तरह के इस्तेमाल किए थे हथियार, वो हथियार विदेशी हथियार ज्यादा थे। उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना के पास जितने भी हवाई जहाज हैं, कोई भी हवाई जहाज भारत का नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है। भारत में जो एकमात्र हवाई जहाज बनता है जिसका नाम तेजस है, उसका भी जो इंजन है वो विदेश से आता है। इसका मतलब यह है कि भारतीय हथियार, भारत के पास, जो सेना के पास, खास करके वायुसेना के पास जितने भी हवाई जहाज हैं, वो सारे हवाई जहाज विदेश पर निर्भर हैं। वैसे ही हुआ ना, पटाखा मेरा खत्म हो गया तब मुझे लगता था कि काश मेरे पिताजी ना पटाखे की फैक्ट्री रखते तो मेरे पास पटाखों की आज कमी नहीं होती। तो ये स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न होते हुए शुरू हुई। और ये भी पता है कि भारत में रफाल जैसा जो जहाज है उसको आपने, वो फ्रांस से आता है और अंबानी जी उसमें हाथ लगाए हुए हैं। भारत में जो ड्रोन वारफेयर होता है, भारतीय सेना के पास जो ड्रोन है वो इजराइल से आता है और उसमें अदानी हाथ लगाए हुए हैं। तो ये सभी चीज बता रही है कि भारतीय सेना को की निर्भरता विदेशों के ऊपर बहुत अधिक है। लेकिन ये भी सच है कि 10 तारीख को अगर भारतीय सेना ने बहुत सफलतापूर्वक पाकिस्तान के 10 या 11 मिलिट्री ठिकानों पर बहुत सफलतापूर्वक हमला किया, तो वो हमला इसीलिए कर पाई क्योंकि भारत के पास
5 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टेलेशन है जिसे नाविक नाम दिया गया है। पहला सैटेलाइट 2013 में छोड़ा गया था, जिस समय भारत में भाजपा की सरकार नहीं थी, और अंतिम सैटेलाइट 2023 में छोड़ा गया। तो ये 5 सैटेलाइट ऐसे हैं जो कि दुनिया भर, मतलब उनके पास रियल टाइम डेटा इस तरह का आता है कि वो प्रिसिशन बॉम्बिंग, किसी भी स्थान का प्रिसिशन बॉम्बिंग करने में उनकी क्षमता है। और ये जो पांचों नाविक नाम के सैटेलाइट्स हैं, ये इसका डिजाइन भी भारत में बना है, ये बनाता भी इसरो है, इसको छोड़ा भी भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर से है, और इसको चलाता भी इसरो है। मतलब ये कि आपके पास 7 तारीख को जब दुनिया भर के आपके पास हथियार थे, फ्रांस का रफाल से लेके इजराइल के क्या कहते हैं ड्रोन तक, उस दिन आप केवल 21 टारगेट में से 9 को ही हिट कर पाए। लेकिन 10 तारीख को जब आप सफलतापूर्वक पाकिस्तान के 12 टारगेट्स को, 11-12 टारगेट्स को आप हिट कर पाए, उस समय आप अपनी भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, नाविक नाम की। इस बीच में सीडीएस के अनुसार ये भी है कि शुरुआत में हमारी जो टैक्टिक्स थी वो हमें गलत लगी, हमने टैक्टिक्स बदला। एयर मार्शल भारती का ये भी कहना है कि कॉम्बैट में लॉसेस होते हैं। इसका मतलब ही है कि भारतीय सेना ये कह रही है, दो चीज कह रही है। और हमें तीसरी बात जो मैंने कहा कि वायुसेना जो भारत की है उसको, उसकी निर्भरता विदेशों पर बहुत अधिक है। जो हमारा अपना हवाई जहाज है तेजस, उसमें भी इंजन बाहर से लगता है। तो इसका मतलब है कि भारतीय सेना के अध्यक्ष जो सीडीएस हैं, उनका दो चीज कहना है। एक तो ये कि भारत को, थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रही है सिद्धार्थ, आप उसको बता सकते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? सीडीएस अनिल चौहान को इतनी हिम्मत बोलने की कहां से आ रही है कि वो आईना दिखा रहे हैं मोदी जी को, वो बेनकाब कर रहे हैं? इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आई एम श्योर इस बात से, और जो वो बातें कर रहे हैं वर्कशॉप्स में, वो मोदी जी को या मोदी जी के मंत्रियों को पसंद तो नहीं आएगा कि वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं। उनको हुआ क्या है? उनकी हाँ क्या मैं बताता नौकरी हूँ क्या। जाएगी? नहीं उनको नहीं बदल नहीं, दिया जाएगा? कुछ ऐसा नहीं हो सकता आपको लगता है? नहीं नहीं, वैसा नहीं हुआ। हुआ ये कि हमें पता है कि 2014 के बाद से, जब से भाजपा सरकार भारत में है, वो हर काम करती है तो कहती है कोई दूसरा भी किया रहता है तो उसका क्रेडिट खुद ले लेती है। हमें पता है कोई भी करता है। जैसे वैक्सीन बना था, वैक्सीन कहीं विदेश में बना था, इंग्लैंड में उसका आविष्कार हुआ था, भारत में कोई कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम की उसको बना रही थी, लेकिन वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे फोटोग्राफ अपने प्रधानमंत्री जी का चल रहा था। तो भारत के बीजेपी की सरकार किसी का, दूसरे का क्रेडिट अपने ऊपर लेती थी। लेकिन पहलगाम होने से पहले, जैसे ही माफ कीजिएगा, पहलगाम होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर से पहले अचानक भारत के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठती है, और बैठक के बाद बोलती है कि इसका जवाब क्या देना है। हमने पूरा का पूरा सेना को हमने फ्रीडम दे दिया है, हमने सेना पर इसकी जवाबदारी दे दी है। इसके बाद जब 3 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर चलता है, 7 तारीख से 10 तारीख तक, तब तक भारत के राजनीति के कोई भी तथाकथित बड़े बड़े महान लोग टीवी पर नहीं दिखते हैं। जो रोज क्या कहते हैं मन की बात टीवी पर करके करने आते हैं, वो भी टीवी पर नहीं दिख रहे थे। टीवी पर केवल सेना की महिलाएं दिख रही थी, जांबाज महिलाएं, चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी हो, चाहे वो व्योमिका सिंह हो, चाहे डीजीएमओ राजीव घाई हो, चाहे एयर मार्शल भारती हो, चाहे क्या कहते हैं वाइस एडमिरल प्रमोद जी हो। तो पूरा का पूरा सेना दिख रहा था। सेना को पता लग गया है कि कहीं आगे आने वाले समय में हमने तो जिम्मेदारी आपको दे दी थी करके आप हमारे ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ दीजिए। आप मान लीजिए किसी इंजीनियर को अपना घर बनाने दोगे और कहोगे कि तुम्हारी मर्जी से बनाओ, तो इंजीनियर तो कहेगा ना नीलू जी कि मुझे बालू सीमेंट वगैरह आप दो, आप मुझे बालू नहीं दो, सीमेंट नहीं दो, और कहो कि इंजीनियर तुम घर बना दो, तो कैसे बनाएगा? वो तो बोलेगा ना कि भैया मुझे बालू चाहिए, मुझे सीमेंट चाहिए, मुझे बालू सीमेंट दोगे तब तो मैं घर बनाऊंगा। इंजीनियर में हूं, लेकिन बालू सीमेंट तो मालिक को देना पड़ेगा ना। तो आप समझिए कि भारतीय वायुसेना हथियार चलाने में एक्सपर्ट है। हथियार कब चलाना, कैसे चलाना, वो भारतीय सेना जानती है, लेकिन हथियार भारतीय सेना के पास नहीं है। नाविक, जैसे मैंने कहा, नाविक नाम का जो सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन है, 5 सैटेलाइट, ये बनाया इसरो ने, भेजा इसरो ने, चलाता भी इसरो है। लेकिन इसका इस्तेमाल करके भारतीय सेना ने 10 तारीख को पाकिस्तान के 10 ठिकानों पर मारा। अब इसका मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना भारतीय राजनीति को, सरकार को बोल रही है कि तुम जो कह रहे हो कि हमको पूरा फ्रीडम दे रहे हैं कुछ भी करने के लिए, तो तुम मुझे इंजीनियर के नाते घर बनाने का न्योता तो दे रहे हो, लेकिन सबसे पहले सीमेंट दो, बालू दो, ईंटा दो, लोहा दो, तब हम घर से ठीक से बनाएंगे।
आपको क्या लग रहा है, क्या ये मेक इन इंडिया की विफलता का की बात अनिल चौहान ने नहीं की? अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम विदेशी निर्भरता अपनी हमको कम करनी चाहिए, हमें खुद अपने ड्रोन्स बनाने चाहिए, अगर वो ये बात खुलकर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक तरीके से लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए मोदी जी जो डंका बजा रहे थे मेक इन इंडिया का, उन्हीं के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसकी पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए हम कितने विफल थे। जी सिद्धार्थ। देखिए ड्रोन की ताकत क्या है। अभी हाल फिलहाल 1 महीना पहले हमने देखा, अब यूक्रेन ने रशिया के अंदर 4,000 किलोमीटर घुस के रशिया के सारे परमाणु हथियार गिराने वाले जो बम थे, TU-95 नाम के बड़े बड़े बम वर्षक जहाज, क्या पूरा का पूरा एयरबेस को, एक नहीं 4 एयरबेस को सिर्फ ड्रोन के माध्यम से उड़ा दिया था। दुनिया ने देखा है। तो ड्रोन इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, लेकिन और देखिएगा बहुत छोटी होती है। आजकल तो आप घर के, आपके बच्चे का बर्थडे पार्टी होता है, एक अच्छे वीडियोग्राफर को बुलाइए, वो भी एक ड्रोन लेके आ जाता है फोटोग्राफ करने के लिए। इतनी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और इतनी क्या कहते हैं सभी जगह उपलब्ध टेक्नोलॉजी, लेकिन मुझे बताइए कि भारत ऐसा ड्रोन क्यों नहीं बना रहा है? ड्रोन बनाने के लिए हम इजराइल पर निर्भर क्यों है? और वो इजराइल की कंपनी अदानी के माध्यम से ड्रोन क्यों बनाती है? तो मेरे ख्याल से सीडीएस साहब ये कह रहे हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है कोई बहुत बड़ा हाईटेक साइंस नहीं है। क्या सीडीएस साहब ने ये कह दिया मोदी जी से आज एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आपके अदानी जी जो ड्रोन बना रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है, पाकिस्तान के पास हमारे से ज्यादा अच्छे ड्रोन्स हैं? स्वाभाविक है ना कि आप अगर ड्रोन अपने नहीं बनाओगे, देखिए आप अगर इसराइल से किसी दूसरे देश से ड्रोन खरीद रहे हैं तो इसका मतलब वो देश सिर्फ आपको तो नहीं बेच रहा है, वो तो और 10 जगह बेच रहा होगा। तो उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी मेरे मेरे दुश्मन के पास भी उस टेक्नोलॉजी को पहुंचने में देर नहीं लगेगी। उसके पास वो मेरा ड्रोन नहीं होगा, लेकिन मेरा ड्रोन दिखता कैसे है, वो है कैसा, इसके बारे में पूरा एक्सरे उसके पास होता है। इसीलिए सीडीएस का कहना, इसीलिए मैंने नाविक का आपको उदाहरण दिया। नाविक एक ऐसी चीज है जो कि भारत, 5 सैटेलाइट है, बना भारत में, छोड़ा गया भारत से, चला रहा है भारत, ये तीनों काम इसरो कर रहा है। और नाविक के कारण ही भारतीय सेना को 10 तारीख को इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास मिल गई, प्रिसिशन बॉम्बिंग जिसे कहते हैं, कि वो नूर खान एयरबेस के रनवे के बीच में कहां गड्ढा करना है वो भी उनको मालूम पड़ गया और उन्होंने कर दिया। इसका मतलब ही यह है कि सीडीएस साहब कह रहे हैं कि हमारी निर्भरता जो है ये बाहरी देशों पर कम होनी चाहिए हमें। ये और ड्रोन टेक्नोलॉजी कोई बहुत ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे मैंने कहा, बगल का पड़ोस का वीडियोग्राफर भी एक ड्रोन लेके घूमते रहता है, लेकिन ये ड्रोन चाइना क्यों बनाता है? इतना सामान्य टेक्नोलॉजी है तो ये ड्रोन हम इसराइल से क्यों खरीद रहे हैं? ऐसा ड्रोन भारत में भी बन सकता है। तो ये आत्मनिर्भर वाली बात जो है ना, कि एक अच्छा नारा है और अच्छी बात है, बात भी अच्छी है, नारा भी अच्छा है, लेकिन बात अच्छी है, नारा भी अच्छा है, लेकिन वो बनाएगा कौन? जब तक आप उसको बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि कोई भी नई चीज जब बनती है तो उसमें काफी लंबे समय तक निवेश करना पड़ता है। कोई तैयार चीज नहीं है, कोई मैगी नहीं है कि हमने डाला और 2 मिनट में कुकर से निकल गया। आपको एक व्यवस्था के अंतर्गत एक आपको ढंग का खाना बनाना है तो 4-5 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो मेहनत करने के लिए R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, उसमें जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लगाने हैं, वो तो भारत सरकार कहीं लगाती हुई नहीं दिख रही है। वो तो आसानी से, बहुत आसान उसको रास्ता मिलता है। इजराइल के पास ड्रोन है, अदानी कहता है कि हम बना देंगे, अदानी के माध्यम से इजराइल से आप रेडीमेड ड्रोन ले आते हो। तो ये आप रेडीमेड मैगी जब लाओगे तो ठीक है, आप मैगी खाओगे तो पेट तो भरेगा, लेकिन पेट खराब भी उतना ही जल्दी हो जाता है। नहीं, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि इनकी नौकरी कितने खतरे में है? अनिल चौहान साहब की नौकरी कितने बड़े खतरे में है? क्या इनको हटा दिया जाएगा? मुझे तो यही लग रहा है। इतनी हिम्मत करके ये बोल रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी बोले, अब फिर बोल रहे हैं, अब इसी तरीके से बोलते जाएंगे। वो एक तरीके से ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास ये कमियां थी, उसकी वजह से हम ऑपरेशन सिंदूर में वो सफलता हासिल नहीं कर पाए। मोदी जी ये बताते हैं कि हम सफल हुए। ये सीडीएस चौहान साहब वो कहते हैं कि हम सफल नहीं हुए, असफल हुए, और उसके कारण असफलता के भी बताए जा रहे हैं। तो एक तरीके से मोदी जी का पूरा एजेंडा उलटते जा रहे हैं एक तरीके से चौहान साहब। तो कैसे रहेंगे फिर, इनकी कैसे बचेगी? नहीं, मेरे ख्याल से उतना बड़ा निर्णय लेने के लिए अभी जो भाजपा की सरकार है वो खुद बैसाखी पर है। हमें पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक कोई एडमिरल थे, वो एडमिरल को उन्होंने निकाला था तो जयललिता ने उनका समर्थन खींच लिया था, शायद मैं नाम भूल रहा हूं। तो मेरे ख्याल से उतना बड़ा निर्णय सीडीएस साहब को निकालने का या उनकी नौकरी पर नहीं आने वाली है। सीडीएस साहब जानते हैं
कि उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदारी किसी सरकार के प्रति नहीं है, उनकी जिम्मेदारी इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति है। और उन्होंने जब देख लिया कि पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भाजपा की सरकार पूरा का पूरा जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल के खुद बच जाती है, तो कल को अगर फिर कुछ इस तरह का मामला हुआ तो कहीं बदनामी हमारे सर पर नहीं आए। जो असलियत है वो हम बताएंगे। अगर मुझसे जितना हो सकता है, जो मेरी क्षमता है, वो क्षमता को मैं बताऊंगा, और जो मेरी क्षमता में कमी है, जो चीजों की कमी है, वो इंजीनियर जैसा है, वो आपको कह रहा है कि मैडम आपने बालू तो दे दिया, सीमेंट तो दे दिया, लेकिन ईंटा अभी तक दिया नहीं, तो मैं दीवार कैसे खड़ा करूं? वो आपको मांग रहा है कि ईंटा दे दीजिए। आप ये नहीं, इंजीनियर को आप नहीं कह सकते कि ईंटा तुम लाओ, ईंटा तो आपको देना पड़ेगा। मालिक आप हैं, घर के मालिक आप हैं, वो इंजीनियर है। तो मेरे ख्याल से सीडीएस साहब की नौकरी पर कोई दिक्कत नहीं है। सीडीएस साहब ने लेकिन बहुत समझदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ इस चीज को बाहर रखा है इसमें, ताकि कहीं कल को कोई गलतफहमी ना हो जाए। ये जो कहीं कोई दूसरा ऑपरेशन करना पड़े, उस ऑपरेशन में अगर जरूरी सफलता नहीं मिले, तो जिस तरह से सरकार किसी दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देती है, क्रेडिट लेने के लिए तो खुद आ जाती है, लेकिन ठीकरा दूसरे पर फोड़ती है, तो अगले बार कहीं ठीकरा सेना के ऊपर ना फूट जाए, इसीलिए वो बिल्कुल पारदर्शिता से स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत में हमें कुछ अपने टैक्टिक्स बदलने पड़े, क्योंकि शुरुआत में हम इस्तेमाल कर रहे थे विदेशी हथियार, और अंत में हम सफल हो गए पाकिस्तान के 10 मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने के लिए, क्योंकि हम उस समय टैक्टिक्स बदल के अपने भारत की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। इसीलिए भारत की टेक्नोलॉजी अच्छी है। ऐसे टेक्नोलॉजी पर अगर 2013 में नाविक का पहला सैटेलाइट 2013 में क्या कहते हैं अंतरिक्ष में भेजा गया था, उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। इसका मतलब उससे की पहली सरकार ने उससे भी 2-4 साल पहले इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, तभी तो जाके, मतलब 2009-10 में टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट जो किया था, वो 2025 में उसका असर हमको दिखा। इसका मतलब आपको 15 साल के लिए कोई लंबा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा निवेश करना पड़ता है। ये मेरे ख्याल से सीडीएस साहब सलाह दे रहे हैं सरकार को, और ये सलाह सरकार लेगी या नहीं लेगी, ये तो खैर सरकार पर है, लेकिन जनता इस चीज को मेरे ख्याल से समझ गई। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।